नमस्कार, मैं मिलन पटेल रजिस्टर फार्मासिस्ट आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड मेडिसिन हिंदी में। सांस लेने में दिक्कत का मतलब है कि जब आपको ठीक से सांस नहीं आती या फिर हवा की कमी महसूस होती है। यह हल्की परेशानी से लेकर गंभीर हालत तक हो सकती है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे अस्थमा, एलर्जी, हृदय या फिर फेफड़ों की समस्या। अगर सांस फूलने के साथ साथ सीने में दर्द, पसीना या बेहोशी महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। समय पर पहचान और इलाज से जान बचाई जा सकती है। तो आइए विस्तार से समझते हैं कि सांस लेने में जब दिक्कत हो तो फिर क्या करना चाहिए। सबसे पहला स्टेप है रिकॉग्नाइजिंग इमरजेंसी सिचुएशन, मतलब कि आपातकालीन स्थिति को पहचानना। अगर सांस लेने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रही हो, जैसे कि सांस रुक रुक कर आ रही हो, दम घुट रहा हो या आप पूरी बात नहीं कर पा रहे हो, तो ये गंभीर स्थिति हो सकती है। ऐसी हालत में तुरंत इमरजेंसी सेवा को कॉल करना जरूरी होता है। सीने में दर्द या दबाव महसूस होना जो हाथ, पीठ, गर्दन या जबड़े तक फैल जाए, यह हृदयघात यानी कि हार्ट अटैक का संकेत हो सकता है। इसे नजरअंदाज न करें और तुरंत मदद लें। अगर होठ, उंगलियों या चेहरे का रंग नीला या ग्रे दिखे तो इसका मतलब है कि शरीर को ऑक्सीजन ठीक से नहीं मिल रही। यह स्थिति भी बहुत ही खतरनाक हो सकती है और तुरंत इलाज की जरूरत होती है, आवश्यकता होती है। अचानक चक्कर आना, बेहोशी या भ्रमित महसूस होना, वो भी गंभीर सांस संबंधित समस्या का लक्षण हो सकता है। कभी कभी यह फेफड़ों या दिमाग में ऑक्सीजन की कमी की वजह से होता है। अगर खून की खांसी हो, अचानक सांस फूलना या लंबे सफर या सर्जरी के बाद अचानक दिक्कत शुरू हो, तो यह फेफड़ों में ब्लड क्लॉट, जिसे पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहा जाता है, वो उसका संकेत हो सकता है। ऐसी किसी भी स्थिति में तुरंत चिकित्सकीय मदद लें। आइए समझते हैं इमीडिएट फर्स्ट एड स्टेप्स के बारे में कि अगर किसी व्यक्ति को सीवियर ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहला स्टेप होता है जांच करें और मदद बुलाए। सबसे पहले यह देखें कि व्यक्ति होश में है या नहीं और वह सांस ले रहा है या नहीं। अगर वह बेहोश है या सांस नहीं ले रहा तो तुरंत आपातकालीन मदद बुलाए, जैसे कि 108 को कॉल करें या 112 को कॉल करें और सीपीआर देना शुरू करें। यह कदम व्यक्ति की जान बचाने में सबसे महत्वपूर्ण होता है। दूसरा स्टेप होता है सही स्थिति में बिठाए। व्यक्ति को सीधा बैठा दे, क्योंकि लेटने से सांस लेने में मुश्किल बढ़ सकती है। बैठने से फेफड़े फैलने में मदद मिलती है और हवा आसानी से अंदर जा सकती है, जिससे सांस लेना थोड़ा आसान हो जाता है। तीसरा स्टेप होता है टाइट कपड़े ढीले करें। अगर व्यक्ति ने गर्दन, छाती या कमर के आसपास कसे हुए कपड़े पहने हैं तो उन्हें तुरंत ढीला कर दें। इससे हवा का प्रवाह बेहतर होता है और फेफड़ों पर दबाव कम पड़ता है, जिससे सांस लेना आसान हो जाता है। नंबर 4 है दवा लेने में मदद करें। अगर व्यक्ति को अस्थमा, हृदय रोग या सांस की समस्या के लिए कोई दवा दी गई है, जैसे कि इनहेलर, नाइट्रोग्लिसरीन टेबलेट या ऑक्सीजन सिलेंडर, तो उसे सही तरीके से लेने में मदद करें। यह तत्काल राहत दे सकता है। नंबर 5, पांचवा स्टेप है शांत रखें और साथ में रहे। व्यक्ति को घबराने ना दे, क्योंकि डर या घबराहट से सांस और तेज फूल सकती है। उसे भरोसा दिलाए कि मदद रास्ते में है और तब तक उसके पास रहे। उसकी सांस और नाड़ी पर ध्यान देते रहे जब तक डॉक्टर या एम्बुलेंस नहीं पहुंचती। आइए जानते हैं कुछ ब्रीदिंग टेक्निक्स के बारे में। कुछ तकनीक ऐसी होती है जो प्रूवन है और माइल्ड से लेकर मध्यम समस्या के लिए उपयोग में ली जाती है। सबसे पहली टेक्निक है पर्स लिप ब्रीदिंग। पर्स लिप ब्रीदिंग एक सरल और असरदार तरीका है जो हल्की से लेकर मध्यम सांस की दिक्कत में मदद करता है। यह खास तौर पर सीओपीडी यानी कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, अस्थमा और घबराहट यानी कि एंजाइटी से जुड़ी हुई सांस की समस्या में बहुत ही लाभदायक होता है। इससे फेफड़ों में ऑक्सीजन का प्रवाह बेहतर होता है और सांस लेने की गति नियंत्रित रहती है। इस अभ्यास की शुरुआत शरीर को ढीला करके की जाती है। सबसे पहले अपनी गर्दन और कंधों को रिलैक्स करें ताकि मांसपेशियों पर दबाव न रहे। जब शरीर आराम की स्थिति में होता है तो सांस लेने में अपने आप आसान हो जाता है। अब धीरे धीरे नाक से 2 गिनती तक सांस अंदर ले। ध्यान रखें कि मुंह बंद रहे और हवा नाक के रास्ते ही जाए। यह चरण फेफड़ों को हवा भरने में मदद करता है और ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ाता है। सांस लेने के बाद अपने होठों को ऐसे बनाएं
जैसे कि आप सीटी बजाने या फिर मोमबत्ती बुझाने वाले हो। फिर बहुत ही धीरे धीरे 4 गिनती तक मुंह से हवा बाहर छोड़े, यानी कि जितना समय अंदर लेने में लगा है उसका दुगना समय बाहर छोड़ने में लगाए। इस प्रक्रिया को कुछ बार दोहराए। इससे सांस लेने की रफ्तार धीमी होती है, फेफड़ों में फंसी हवा निकलती है और सांस लेने में लगने वाली जो मेहनत है वो भी कम होती है। नियमित अभ्यास से यह तकनीक सांस को नियंत्रित रखने और बहुत ही मददगार साबित होती है। दूसरी टेक्निक है डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग, जिसे बेली ब्रीदिंग भी कहा जाता है। डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग एक प्रभावी तकनीक है जो सांस को गहराई से और नियंत्रित तरीके से लेने में मदद करती है। यह तरीका विशेष रूप से फेफड़ों की कार्यक्षमता को बेहतर बनाता है और शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाता है। यह तकनीक तनाव, अस्थमा या सांस फूलने जैसी स्थिति में बहुत ही उपयोगी होती है। इस अभ्यास को शुरू करने के लिए आप या तो सीधे लेटे या फिर आराम से बैठ जाए। ध्यान रखें कि आपके कंधे रिलैक्स हो और शरीर ढीला रहे। यह स्थिति आपको गहरी सांस लेने में मदद करती है और छाती व पेट के बीच के हिस्से, जिसे डायफ्राम कहते हैं, वो उसको सक्रिय करती है। अब एक हाथ अपने सीने पर और दूसरा हाथ पेट पर रखें। धीरे धीरे नाक से सांस अंदर ले ताकि आपका पेट ऊपर उठे लेकिन छाती ज्यादा न हिले। इसका मतलब है कि आप डायफ्राम से सांस ले रहे हो, जो फेफड़ों की निचली परतों को हवा देता है। फिर अपने पेट की मांसपेशियों को हल्का कसे और होठों को गोल करके धीरे धीरे मुंह से सांस छोड़े। कोशिश करें कि सांस छोड़ने में थोड़ा ज्यादा समय लगे। यह प्रक्रिया फेफड़ों से हवा को पूरी तरह बाहर निकालने में मदद करती है। इस अभ्यास को लगभग 5 मिनट तक लगातार करें। ध्यान रखें कि हर बार सांस छोड़ते समय पहले से थोड़ा लंबा एक्सहेल करें। यह तरीका तनाव कम करता है, शरीर को शांत करता है और सांस लेने की कार्यक्षमता को मजबूत बनाता है। तीसरी और मोस्ट कॉमन टेक्निक है डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग मतलब कि गहरी सांस लेने की तकनीक शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन देने और मन को शांत रखने का एक आसान तरीका है। यह सांस की कमी, तनाव या थकान महसूस होने पर बहुत ही मददगार होता है। गहरी सांस लेने से फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है और शरीर में ऊर्जा का प्रवाह बेहतर होता है। शुरुआत में आप आराम से बैठे या सीधे खड़े अपने कोहनी को थोड़ा पीछे रखें ताकि छाती फैल सके और हवा आसानी से अंदर जा सके। इस स्थिति में फेफड़े पूरी तरह खुलते हैं और गहरी सांस लेना आसान होता है। अब धीरे धीरे नाक से गहरी सांस अंदर लें। कोशिश करें कि हवा फेफड़ों की गहराई तक पहुंचे। इससे शरीर को ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है और सांस की लय नियंत्रित रहती है, कंट्रोल में रहती है। सांस लेने के बाद उसे 3 से लेकर 5 सेकंड तक रोकें। यह थोड़ी देर रुकने से फेफड़ों में ऑक्सीजन का आदान प्रदान अच्छे से होता है और शरीर को अधिक ताजगी महसूस होती है। अब धीरे धीरे और पूरी तरह सांस बाहर छोड़े, नाक या मुंह से, जो भी आपके लिए आरामदायक हो। इस प्रक्रिया को दिन में कई बार, जरूरत पड़ने पर हर घंटे लगभग 10 बार दोहराएं। इससे तनाव कम होगा, फेफड़े मजबूत होंगे और सांस फूलने की समस्या में राहत मिलेगी। आइए समझते हैं कुछ हेल्पफुल बॉडी पोजीशंस के बारे में। कुछ विशेष शारीरिक अवस्था यानी कि बॉडी पोजीशंस सांस लेने में काफी राहत देती है, क्योंकि यह फेफड़ों को फैलने में मदद करती है और सांस की मांसपेशियों पर दबाव कम करती है। जैसे कि सीधा बैठना, थोड़ा आगे झुककर बैठना या तकिए के सहारे लेटना। इन स्थितियों में फेफड़ों को पर्याप्त जगह मिलती है, जिससे ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ता है और सांस फूलने की समस्या कम होती है। यह पोजीशन खास करके अस्थमा, सीओपीडी या थकान में बहुत ही ज्यादा उपयोगी होती है। सबसे पहली पोजीशन है फॉरवर्ड लीन सिटिंग। फॉरवर्ड लीन सिटिंग पोजीशन सांस लेने में राहत देने के लिए बहुत ही प्रभावी होती है। इसमें आपको कुर्सी पर सीधा बैठना है और पैर जमीन पर टिके होने चाहिए। फिर धीरे धीरे कमर से थोड़ा आगे झुके लेकिन पीठ सीधी रखें। अपने हाथों को जांघों, टेबल या किसी सपोर्ट पर रखें ताकि शरीर का भार कम महसूस हो। कंधे और गर्दन को रिलैक्स रखें और चाहे तो सिर को टेबल पर रखें, तकियों पर टिकाकर आराम दें। यह स्थिति फेफड़ों को फैलने में मदद करती है और सांस लेना आसान बनाती है। दूसरी पोजीशन है स्टैंडिंग विथ सपोर्ट। स्टैंडिंग विथ सपोर्ट स्थिति तब उपयोगी होती है जब आपको खड़े रहते हुए सांस लेने में परेशानी हो। इसमें किसी मजबूत सतह या टेबल के पास खड़े हो जाए जो आपके कंधों की ऊंचाई तक या उससे नीचे हो।
फिर थोड़ा आगे झुके और अपनी कोहनियों यानी कि बाजुओं को उस सतह पर टिकाए। गर्दन और कंधों को ढीला रखें ताकि मांसपेशियों पर तनाव न पड़े। अगर चाहे तो दीवार के सहारे भी खड़े हो सकते हैं, हाथों को शरीर के किनारे पर रखकर। यह पोजीशन फेफड़ों को फैलने में मदद करती है और सांस लेना आसान बनाती है। नंबर 3 है हाई साइड लाइंग, जो कि रेस्टिंग यानी कि आराम के लिए है। हाई साइड लाइंग पोजीशन आराम करते समय सांस लेने में मदद करती है, खास करके उन लोगों के लिए जिन्हें सीओपीडी यानी कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज या सांस फूलने की समस्या होती है। इसमें आपको करवट लेकर लेटना होता है और शरीर को थोड़ा आगे की ओर झुकाना चाहिए। सिर, कंधे और घुटनों के बीच तकिया रखकर शरीर को सपोर्ट दे ताकि आराम महसूस हो। पेट को थोड़ा आगे झुका दे जिससे फेफड़ों पर दबाव कम हो और हवा का प्रवाह बेहतर हो। यह स्थिति सांस को सहज बनाती है और शरीर को आराम देती है। नंबर 4 है सपोर्टेड अपराइट इन चेयर। सपोर्टेड अपराइट इन चेयर पोजीशन सांस लेने में राहत देने का एक सरल और आरामदायक तरीका है। इसमें आपको कुर्सी पर सीधा बैठना है और अपने हाथों को आर्म रेस्ट या फिर तकियों पर टिकाकर सपोर्ट देना है। पीठ सीधी रखें लेकिन शरीर को तनाव में न रखें। कंधे ढीले और रिलैक्स होने चाहिए। सिर को पीछे से ठीक से सहारा दे ताकि गर्दन पर दबाव न पड़े। यह स्थिति फेफड़ों को खुलने में मदद करती है, ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ाती है और सांस लेना अधिक सहज बनाती है। आइए समझते हैं कुछ होम रेमेडीज और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के बारे में। अगर बात करें इमीडिएट रिलीफ मेजर्स के बारे में, तो सबसे पहला है कि पंखे का उपयोग करें। सांस फूलने की स्थिति में पंखे का उपयोग बहुत ही प्रभावी राहत देता है। जब ठंडी हवा सीधे चेहरे पर पड़ती है तो यह मस्तिष्क को संकेत देती है कि हवा का प्रवाह बढ़ गया है, जिससे सांस लेने की जो घुटन है वो कम महसूस होती है। खास तौर पर हाथ में पकड़े जाने वाले छोटे पंखे जिसे हैंडल्ड फैन कहते हैं, वो आपको त्वरित राहत दे सकते हैं। नंबर 2 है हाइड्रेट रहना। हाइड्रेट रहना यानी कि शरीर में पानी की पर्याप्त मात्रा बनाए रखना भी बहुत ही जरूरी होता है। पानी पीने से बलगम पतला होता है और श्वसन मार्ग यानी कि जो एयरवेज है वो साफ रहते हैं। इससे हवा का आवागमन सुचाक होता है, अच्छा रहता है, सांस लेना भी आसान बनाता है। नंबर 3 है भाप लेना। भाप लेना यानी कि स्टीम इनहेलेशन भी एक सामान्य घरेलू उपाय है जो कि सांस की परेशानी में मदद कर सकता है। भाप में पुदीने या नीलगिरी का तेल डालने से नाक और गले की जकड़न कम होती है। हालांकि इसके प्रभाव पर शोध मिले जुले हैं, फिर भी यह कई लोगों को अस्थायी राहत देता है, लेकिन इसमें आपको डॉक्टर से बात करनी जरूरी है। नंबर 4 है गर्म पेय पदार्थ। गर्म पेय पदार्थ जैसे कि अदरक की चाय या हल्दी वाला दूध सांस की परेशानी में आराम पहुंचा सकता है। अदरक में सूजन घटाने वाले यानी कि एंटी इंफ्लामेटरी गुण होते हैं और जो हल्दी है उसमें जीवाणुरोधी यानी कि एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं जो गले और फेफड़ों को शांत करने में मदद करते हैं। नंबर 5 है कैफीन का उपयोग। कुछ शोधों के अनुसार कैफीन भी अस्थमा या फिर हल्की सांस की दिक्कत में थोड़ी राहत दे सकती है। कॉफी या फिर चाय में मौजूद कैफीन फेफड़ों की मांसपेशियों को थोड़ा रिलैक्स करता है, जिससे सांस लेने में आसानी महसूस होती है। हालांकि इसे सीमित मात्रा में ही लेना चाहिए ताकि शरीर पर अन्य दुष्प्रभाव न हो। आइए समझते हैं लॉन्ग टर्म प्रिवेंशन यानी कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के बारे में। उसमें नंबर 1 है क्विट स्मोकिंग एंड अवॉइड सेकंड हैंड स्मोक। धूम्रपान सांस से जुड़ी बीमारियों का सबसे बड़ा कारण है, जैसे सीओपीडी यानी कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज और फेफड़ों का कैंसर। सिगरेट पीने से फेफड़ों की कार्यक्षमता कम होती है, साथ ही साथ उनमें सूजन भी बढ़ती है। सिर्फ धूम्रपान ही नहीं बल्कि दूसरों के धुएं, जिसे सेकंड हैंड स्मोक कहा जाता है, फिर हम जिसे कहते हैं पैसिव स्मोकिंग, उससे भी बचना चाहिए क्योंकि यह भी समान रूप से हानिकारक होता है। नंबर 2 है मेंटेन अ हेल्दी वेट। अधिक वजन या मोटापा सांस लेने में बाधा डालता है क्योंकि इससे फेफड़ों और डायफ्राम पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। स्वस्थ वजन बनाए रखने से शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह बेहतर होता है और सांस फूलने की समस्या कम होती है। संतुलित आहार और नियमित व्यायाम इसमें मदद कर सकते हैं। नंबर 3 है रेगुलर एक्सरसाइज। नियमित व्यायाम फेफड़ों और दिल दोनों को मजबूत बनाता है। यह शरीर में ऑक्सीजन लेने और कार्बन डाइऑक्साइड निकालने की क्षमता बढ़ाता है। धीरे धीरे शुरू करें, जैसे कि टहलना, योग या हल्की सांस संबंधित कसरतें। ये सब सांस फूलने की परेशानी को काफी कम कर सकती है। नंबर 4 है अवॉइड ट्रिगर्स।
सांस की दिक्कत बढ़ाने वाले जो तत्व होते हैं उनसे दूरी बनाए रखना भी जरूरी है। एलर्जी पैदा करने वाले कण, धूल, तेज खुशबू, प्रदूषण और ठंडी हवा जैसे ट्रिगर्स सांस फूलने या खांसी को बढ़ा सकते हैं। अपने घर और आसपास के वातावरण को साफ और धूल मुक्त रखें। नंबर 5 है स्टे करंट विथ वैक्सीनेशन। फेफड़ों से जुड़ी बीमारियों से बचाव के लिए वैक्सीनेशन कराना बहुत ही जरूरी है। फ्लू, कोविड-19 और न्यूमोनिया के टीके फेफड़ों के संक्रमण से बचाते हैं। नियमित रूप से डॉक्टर से परामर्श ले और सलाह के अनुसार वैक्सीन अपडेट कराते रहे। नंबर 6 है मैनेज अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशंस। अगर आपको अस्थमा, सीओपीडी या हृदय से संबंधित कोई पुरानी बीमारी है तो उसका सही उपचार जारी रखें। डॉक्टर द्वारा बताए गए इनहेलर, दवाइयां या फिर एक्सरसाइज नियमित रूप से करें। इन बीमारियों को नियंत्रण में रखने से सांस की तकलीफ काफी हद तक कम हो जाती है और जीवन की गुणवत्ता बेहतर होती है। आइए समझते हैं कि नॉन इमरजेंसी स्थिति में डॉक्टर से कब मिलना है। अगर आपको धीरे धीरे बिना मेहनत के भी सांस लेने में परेशानी होने लगे, लेटने पर सांस फूलने लगे या पैरों और टखनों में सूजन दिखाई दे तो यह डॉक्टर से मिलने का संकेत है। लगातार 2 से 3 हफ्तों से खांसी रहना, सांस लेते समय सीटी जैसी आवाज आना या खांसी के साथ बुखार और ठंड लगना भी चिंता के लक्षण हो सकते हैं। अगर सांस की दिक्कत के कारण नींद नहीं आती, वजन बिना कारण घट रहा है या रात में पसीना आता है तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। आइए जानते हैं इन सब बातों का क्या कंक्लूजन निकलता है, क्या निष्कर्ष निकलता है। सांस लेने में दिक्कत एक सामान्य लक्षण लग सकता है, लेकिन कभी कभी यह गंभीर बीमारियों का संकेत भी हो सकता है। सही समय पर पहचान, प्राथमिक उपचार और जीवन शैली में सुधार से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। सांस से जुड़ी समस्याओं को कभी भी हल्के में न ले। यदि परेशानी बार बार होती है या बढ़ती जा रही है तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। नियमित व्यायाम, स्वस्थ आदतें और सावधानी बरतना ही स्वस्थ श्वसन तंत्र की कुंजी है। तो यह थी जानकारी कि अगर सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो क्या करना चाहिए उसके बारे में। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हो। कमेंट में अगर आप अनकंफर्टेबल हो डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हो qa.hm@gmail.com पर। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।